And a very warm welcome to the show. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बड़ा धचका लगा है और तहरीक इंसाफ की एक बड़ी अहम विकेट गिर गई है। इलेक्शन कमीशन ने आज झूठा बयान हल्फी देने की पैदाश में सेनेटर फैसल वाडा को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेटर फैसल वाडा को बतौर MNA और बतौर वफाकी वजीर तमाम तनख्वाहें और मराज जो वो ले चुके हैं वो भी वापस करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब अपोजिशन ने इत्तेहादी जमातों की वाज़ह हिमायत न मिलने के बावजूद जो भी उनकी एक्टिविटी है वो तेज़ की हुई है। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वो लेकर आना चाहते हैं। PDM का इजलास 11 फरवरी को होने जा रहा है जिसमें अदम एतमाद को हतमी शक्ल देने के हवाले से कहा जा रहा है कि बातचीत होगी। आज इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने एक स्टेटमेंट दिया। द रीज़न आई पिक्ड हिम अप क्योंकि ख्वाजा साद रफीक हर रोज़ नहीं बोलते, वो कभी कभार स्टेटमेंट देते हैं और अगर उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है तो कोई वजह ज़रूर होगी। लेट्स वॉच हिम। पंजाब में कौमी असम्बली में या सेनेट में स्पीकर साहब पे या वज़ीर आज़म साहब पे इस पे अभी बातचीत होना बाकी है और PDM का इजलास जो है वो होने वाला है 1-2 रोज़ में। उसमें PMLN उसका हिस्सा है, तो जो PDM का फैसला होगा PMLN उसकी पाबंदी करेगी। चीज़ें खुलती चली जाएंगी बिफ़ोर टाइम। बाज़ हमारे दोस्त जो हैं वो बिफ़ोर टाइम बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल है बिफ़ोर टाइम दावे नहीं करने चाहिए। बहरहाल ये दुरुस्त है कि पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इक़दाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। इससे पहले हम ये बात नहीं करते थे। हेना परवेज भट्ट साहबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। कोई तो वजह है जो एकदम आपने इस ऑप्शन को सोचा है जो कि पहले नहीं सोचा और मुसलसल एक्टिविटीज हो रही हैं ऑन स्टेज भी ऑफ स्टेज भी, तो क्या वजह क्या है इसकी? देखिए, वजह जो है वो बिल्कुल आपके सामने है, मेरे सामने है, अवाम के सामने है। आप इस मुल्क की इकॉनमी का हाल देख लें, आप अवाम का हाल देख लें कि कितनी महंगाई है मुल्क में। आप देखें कि दहशतगर्दी दोबारा जो है वो शुरू हो गई, बैड गवर्नेंस। सो इस हुकूमत को और टाइम देना, आई डोंट थिंक कि ऑपोजिशन को अब ये आपने मरियम बीबी का भी बयान सुना होगा, उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि अवाम के लिए, अवाम के मफाद के लिए सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ जो है उन्होंने जॉइंट अलायंस करके वो साथ हैं। ये पहला काम है और इसीलिए आप देखें ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से और बिलावल और मरियम बीबी की भी मुलाकात हुई और ज़रदारी साहब ने जो सजेशंस थी वो दी। उसके बाद वो सजेशंस हमारे CEC के इजलास में दी गई मियाँ साहब को और बिल्कुल सही साद रफीक साहब कह रहे हैं कि पहली दफ़ा PMLN में अदम एतमाद के ऊपर एक बात की गई और मियाँ साहब ने कहा, सब लोगों ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पे अपना एतमाद शो किया, सारे मेंबर्स ने। उन्होंने कहा जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ साहब जो भी डिसीजन लेंगे हम उनके साथ हैं और नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कहा कि आप राब्ते जो है ना वो स्टार्ट करें। बिल्कुल आपने देखा उसी के साथ हमने वो MQM का जो वफद था वो भी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। इसके बाद ये भी बातें आई कि चौधरीज से भी मुलाकात होगी और प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी खुद से डिसीजन नहीं ले रहे, जो उनको नवाज शरीफ कह रहे हैं उन्हीं के हुक्म के वो ताबे हैं। फरिया, हमारी पार्टी शहबाज शरीफ कॉलिंग द शॉट्स। हमारी पार्टी जो है ना एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। दैट्स व्हाई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें सब लोग मौजूद थे। सब लोगों ने अपनी सजेशंस दी और उन सजेशंस को सुन के मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया और शहबाज शरीफ साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनको ये टास्क दिया। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और कहूँ कि देखो, पहला स्टेप है कि ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठे होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि PDM में पीपल्स पार्टी जो है और PMLN की राहें जुदा हो गई थी, लेकिन पहला स्टेप था कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज इकट्ठे हों और फर्स्ट स्टेप इज दैट। सेकंड सो यू आर सेइंग कि दोबारा एक और अटेम्प्ट है, ऑल द वे यू विल गो। मैं वही कह रही हूँ आपको, मैं क्योंकि लास्ट टाइम फेल्ड हो गई। मैं आपको बताती हूँ कि अभी क्या एक्शन प्लान है कि अभी पहले ज़रदारी साहब से मुलाकात हुई है, सेकंड स्टेप हुआ है CEC का इजलास हुआ है जिसमें मियाँ साहब ने बिल्कुल ये शहबाज शरीफ साहब को कह दिया कि आप राब्ते
बरकरार रखे और अदम एतमाद और राब्ते शुरू हो गए, एमक्यूएम से मुलाकात इसके बाद के पीएमएलक्यू से हो गई। अब जो है 11 फरवरी को पीडीएम का इजलास है, उसमें ये अदम एतमाद की बात की जाएगी। देखिए ना, फर्स्ट स्टेप इज ऑपोजिशन टू बी दिस टुगेदर, सेकंड स्टेप इज जो इत्तेहादी हैं उनको भी आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवाम के मफाद के लिए इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि देखें अगर हम इत्तेहादियों को उन्होंने भी दोबारा इलेक्शन में जाना है और वो इलेक्शन लड़ के आए हैं, तो वो अवाम को क्या जवाब देंगे, हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, हमारी पार्टी। ठीक है, सो मैं वही कह रही हूँ कि कहा जाता है लेट मी कम टू आई गेट योर पॉइंट। ठीक है, आपने कहा कि क्या इस बात को भी एड्रेस कर दिया कि इत्तेहादियों को क्या रीजन होगा आपको ज्वाइन करने के लिए। रीजन ये है कि मैं वही एंड कर दूं बात कि अवाम को उन्होंने दोबारा जो है वो उनसे वोट लेने जाना है। जो शहबाज गिल आपने देखा कि कल वो फैसलाबाद गए और फैसलाबाद में उनके साथ क्या सलूक हो रहा था, अवाम जो है उनके साथ क्या सलूक करी थी, शेर शेर के नारे लगा रही थी। तो अवाम को भी पता है, इत्तेहादियों को भी पता होना चाहिए कि अगली दफा उन्होंने वोट लेने जाना है तो उनका क्या हाल होएगा। इसी तरह केपीके के बाई इलेक्शन में आपने देख लिया, तो ये चीजें ठीक है। लेट मी कम टू जनरल अमजद शोएब नाउ। राइट, जनरल अमजद शोएब, जो अभी हिना ने जिक्र किया कि अब सब इकट्ठे हो रहे हैं, फर्स्ट स्टेप राब्ते हैं, इनको इकट्ठे होने के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने आज एक स्टेटमेंट दिया, वो भी जरा देखिए। 1.5 घंटे की तकरीर करता है पार्लियामेंट में। बरतानिया में होता पार्लियामेंट क्या उसको शक्ल कहीं नहीं दिखा सकता था, क्योंकि उनकी खिलाकियात ऊपर है। 1.5 घंटे की तकरीर जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में, कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए, और जवाब देता नहीं है, बेटे को बाहर भिजवा दिया है। और आपने देखा होगा कि वो जो इलाज करवाने गया था अपना बाहर, एक मुजरिम कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है, अभी वो चल रही है कि वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके, वहां टीवी पे आ रहा है जनाब वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा। जनरल अमजद शोएब, एक बड़ा सवाल जो बार बार अपोजिशन ही उठाती है, वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए तो हम एक दिन में इस हुकूमत को गिरा देंगे। अब दोबारा जो उन्होंने ये राब्ते शुरू किए हैं, आपके हवाले से इनको कोई लगा है कि कोई उम्मीद है, क्या वजह? देखिए, मेरा ख्याल अब इनको नफ्सियाती प्रॉब्लम से बाहर आ जाना चाहिए जो एस्टेब्लिशमेंट की बात ये करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि जब बाई इलेक्शन हुए तो PMLN जीती यहाँ पे पंजाब में, सिंध में पीपल्स पार्टी जीती। अभी भी ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं इसमें आप देखिए JUI ने वहां पे एक तरह की लैंडस्लाइड विक्ट्री ली पेशावर में, खैबर KPK में। तो ये क्या इनको सबको पूछना चाहिए कि आपको एस्टेब्लिशमेंट ने मदद की थी? जब ये इलेक्शन जीतने या कोई इनका काम बन जाए तो वो न्यूट्रल हैं जी, और जब कभी ये हार जाए तो फिर एस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल हो गई। ये मेरा ख्याल मुनाफकत वाली बातें अब बंद कर देनी चाहिए, अपने अपने काम पे तवज्जो दें। दूसरी बात ये है कि अब जो ये सारे इकट्ठे हुए हैं, इसमें वो जो अवाम की बात करते हैं या इकॉनमी, उसका तो कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि आप देख लीजिए कि पहले दिन से मौलाना फजल रहमान तो अभी ये गवर्नमेंट ने हलफ भी लिया था कि उस दिन से उसको तहस नहस करने के चक्कर में। अब ये कामयाबी की बात है तो वो मेरा ख्याल है कि मुश्किल नजर आती है। मेरे ख्याल के तहरीक इंसाफ के हमारे यहाँ ये जो अदम एतमाद की तहरीक, इसकी कोई बहुत अच्छी यहाँ पे नहीं है तारीख इसकी। एक तहरीक पंजाब में कामयाब हुई थी गुलाम अहमद भाई के खिलाफ, और दूसरी तहरीक जो थी वो आपने देखा था कि बेनजीर के खिलाफ मियां नवाज शरीफ साहब ने ये करवाई थी, जो कामयाब नहीं हुई। और अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो जमाना था जब एस्टेब्लिशमेंट वाकई मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ करती थी, उसके बावजूद वो तहरीक कामयाब था। तो इसलिए ये मेरा ख्याल है अपने पॉलिटिकल साइड पे खुद देखें असल किस्सा क्या है। असल ये आपने गहरी बात की है कि एस्टेब्लिशमेंट जब वाकई मियां साहब के साथ होती थी, कोई ऐसा वक्त था जब वाकई में नहीं थी। जब आपने देखा कि IGI बनाने के लिए पैसे भी बांटे गए, मियां साहब ने पैसे भी लिए एस्टेब्लिशमेंट से, सब कुछ हुआ। उस जमाने में तो कुछ छुपी हुई चीज नहीं थी, और बाद में लोगों ने इतराफ किया। आज दिन तक जनरल असद दुरानी और जनरल असलम बेग भुगत भी रहे हैं उस चीज को, तो उसमें तो मैं कोई ऐसी नया डिस्क्लोजर तो नहीं कर रहा।
ये तो अदालतों तक में केसेस गए। लेकिन चीज ये है कि असल किस्सा इनको देखना होगा अपनी सफ़ों में कि इनके यहाँ मुफादात की सियासत है, जिसकी वजह से ये सारा खेल होता है। इनके लोग अपने अपने मुफादात को देख के रास्ता लेते हैं। आप इनकी जितनी भी तहरीकें हुई, आप देखें सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ आए लेके वो नाकाम हो गई। उस वक्त सबने कहा जी कि हम तहकीकात करेंगे कि कौन से मेंबर हमारे फिर गए, क्योंकि तो सारे वाजे थे, लोगों ने पहले अपने नंबर दिखा दिए वैसे कि मौजूद है, सारे इनकी अक्सरियत थी, फिर कौन से लोग। लेकिन आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने वो तहकीक नहीं मानी। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम तहकीकात अलग करेंगे अपनी पार्टी की, आज दिन तक वो सामने नहीं आई। फिर आप सोचिए कि सेनेट के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के इलेक्शन में जो कुछ हुआ इनके साथ वो इनको पता है। अब जनरल साहब आपके ख्याल से रिपीट होने जा रहा है, अभी दोबारा ऐसे ही होगा? फ्रिया, फिर आप बेशक उधर बात करते रहिए। दूसरी चीज आप देखिए कि अभी ये बिल पास करना था, ये स्टेट बैंक वगैरह के मामले में यूसुफ गिलानी गायब हो गए। क्या वो अपनी पार्टी लीडरशिप के कहने के बगैर गायब हो सकते हैं? उनकी अपनी इज्जत का मसला था, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आज जो इनके साथ हो रहा है, ये फिर एक ट्रैप में चले गए। जरदारी साहब आए हैं यहाँ पे इनकी 23 मार्च की वो जो लॉन्ग मार्च है उसको सबोटाज करने के लिए। उन्होंने आके इनको उस चीज से हटा के इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है कि नो कॉन्फिडेंस करनी है हमने। तो ना नो कॉन्फिडेंस होगी, ना 23 मार्च की आपकी मार्च होगी। तो ये बड़े देर से ये इसी तरह मुंह उठा के ट्रैप में उनके चल जाते हैं, बाद में फिर हाथ मलते हैं, रोते धोते हैं, लेकिन बाज नहीं आते। इनको ख्वाजा आसिफ साहब ने समझाया था कि उस पर एतमाद ना करो, ना यकीन करो, लेकिन इनके पल्ले पड़ी नहीं बात, लिहाजा ये बार बार उधर जा रहे हैं। तो फिर डसे जाएंगे, फिर इनको शायद समझ आए। सो बेसिकली जनरल साहब ये कह रहे हैं कि दोबारा एक रिपीट होने जा रहा है पिछली जितनी भी सीक्वेंसेस हैं उसका। मुसरत साहब, आई नो यू बीन पेशेंटली वेटिंग, हम एक क्विक ब्रेक पे जा रहे हैं। आई विल कम टू यू राइट आफ्टर ब्रेक। की मुत्तफक दरख्वास्तों पर फैसला महफूज किया। एंड वेलकम बैक। ऑपोजिशन पुरइत्माद है। आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी तकरीर की और क्या कहा उनको भी देखिए। इमरान हमें लेक्चर देने का कोशिश कर रहा था। हम इमरान को चैलेंज करते हैं कि अगर आप घबरा नहीं चुके हैं, अगर आप बुज़दिल नहीं हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें। अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, तो क्यों डरते हो इलेक्शन से? मुसरत चीमा साहबा, लग रहा है कि ऑपोजिशन बिल्कुल तैयार है। हुकूमत की क्या हिकमत अमली है निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ऑपोजिशन तैयार है बारियां लगाने के लिए, बीमार होने के लिए। और जरदारी साहब के इस मूव को मैं अप्रिशिएट करूंगी कि बीमार होने का हक सिर्फ, कमर दर्द का हक सिर्फ शहबाज शरीफ का साहब के पास नहीं है। जरदारी साहब को भी आज मुआलिज ने कह दिया कि वो अपनी तमाम तरह की जो एक्टिविटीज हैं उससे अपने आप को अलग करें, और अब वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बीमार होने की अनाउंसमेंट आज आपने सुन ली होगी। अल्लाह उनको सेहत दे। देखें, ऑपोजिशन जो है ना, जो हम बार बार कहते हैं, पहले दिन से जब हमारी पहला दिन था हमारी गवर्नमेंट का, तो इनकी जो अनाउंसमेंट आई फेल होगी और हम जा रहे हैं। कभी पंजाब की तरफ मुंह करते हैं और कभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमारे अब लेने के बाद आ गई हमारे इत्तेहादियों के पास। तो फरीहा इत्तेहादी तो हमारे साथ ही हैं और इनको ये बात पता होना चाहिए। जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपने जितने भी ये हमारे जब बजट की बात आती है, मिनी बजट की बात आती है, अहम लेजिस्लेशन की बात आती है, तो ये इसी तरह के बुलंदोबाग किस्म के, और ऐसे मैं ये कहूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर भी जो बात आपकी 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद झूठ साबित हो जानी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस लेवल पे आके तो इस हवाले से तो आज नाअहली का फैसला तो आपकी पार्टी के अहम मेंबर का आया है, उसमें यही कहा गया है कि उन्होंने सच नहीं बोला। ये अगर मॉरल ग्राउंड पे खड़ा होना है, हाई मॉरल ग्राउंड पे, तो फिर अभी पीटीआई कहाँ खड़ी है? फिर देखिए, वो तो उनके पास कानूनी रास्ता मौजूद है। वो इंशाल्लाह उन कानूनी ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे। उसके ऊपर मैं कानून के अलावा मैं कमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो समझने की बात है
कि मैं उस चीज के ऊपर भी रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी कि जी जो इदारे हैं वो न्यूट्रल हो जाएं। नाउ मीडिया शुड अंडरस्टैंड के न्यूट्रल होने का मतलब इनका ये है कि वो जमहूरी हुकूमत के ऊपर शाबून मारें और उस जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए इनको सपोर्ट करें, तो ये उसको न्यूट्रल समझते हैं, और अदरवाइज तो वो न्यूट्रल हैं ही। और बाकी जो रियासत के जितने भी स्टेट के पिलर्स हैं, दे आर सपोज टू सपोर्ट ईच अदर। जैसे हमने बहुत सारे फैसलों के ऊपर अपने इदारों को बैक करना होता है, इसी तरह जमहूरी हुकूमत के साथ इदारे जैसे जुडिशरी होगी। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, मैं इस पे हिना से पूछती हूँ, लेकिन ये भी बता दीजिए मुसरत साहबा, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब की बात हुई, उन्होंने खास तौर पे जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खुद अपने कागजात जानबूझकर मुस्तरद करवाए हैं। आज फिर उन्होंने ये बात कही है। देखें, इसके ऊपर बारहा हम लोग बात कर चुके हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है फरीहा कि अगर इनके पास ये इसमें जो असल धचका वो PMLN को सोचना चाहिए। हमारे तो जब पेपर रिजेक्ट हुए तो अवाम ने 80% से ज्यादा अवाम ने इस इलेक्शन का बायकॉट किया, और इररेलेवेंट इलेक्शन के अंदर जो बिरयानी के ऊपर वोट बिकता था PMLN का 500 रुपए के ऊपर, उसका इन्होंने रेट कम अज कम जरूर बढ़ा दिया। वो बिरयानी से प्रमोट होकर 2500, 3000, 5000 जो मंडी लगी, वो आप सब ने देखा कि कुरान पाक के ऊपर और जिस तरह से मजहबी किताबों के ऊपर हल्फ बर्दारी के साथ माशाल्लाह से इन्होंने जमहूरियत का सच धज के जनाजा निकाला। हम ये कहना चाहते हैं कि इनके पास अगली पूरी पॉलिटिकल करियर जो बिलावल का है वो सिर्फ NA 133 के ऊपर ही ख्वाब देखा करेगा कि एक दफा हुआ था। अभी तो जाके देखें इनका वो कैंडिडेट किधर है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर 500 से 700 से ऊपर नहीं बढ़ेगी। ये हादसा था जिसके बेनिफिशियरी ये बने, और वो भी वोट खरीद के। और हमारा वोट बैंक आज भी हमारे साथ इंटैक्ट है। वो बिका तो PMLN का, जिन्होंने पहले, आप सोचे ना कि उनका वोट बैंक पहले कितना था और फिर उनको कितने पड़े, हाथ से भी कम वोट के ऊपर उन्होंने फिर लड्डू खा लिए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी बिलावल की जमानतें जब्त ही होनी है। इन्होंने काउंसलर के लेवल के ही वोट लेने हैं। और जहां तक रहेगी बात, एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तो जितने बाय इलेक्शन हुए जीत रही है PMLN। स्टेटमेंट देखे जो वो सिंध हुकूमत के बारे में कह रहे हैं। ठीक, उस पे भी आते हैं। आई कम टू यू है ना। ऑपोजिशन के हवाले से जनरल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी आपने सुन लिया। गवर्नमेंट ऑल्सो सीम्स वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, और ये भी सच है कि माजी में बहुत सारे ऐसे मामलात हुए और फिर उनका कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। खुद राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि मुझे नहीं लगता इसका कोई भी फायदा होना है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। तो फिर क्यों इतनी मेहनत करें आप लोग? फरीहा, आपने शो के शुरू में मुस्कान का जिक्र किया, तो मैं सेगमेंट में पहले मुस्कान पे बात करना चाहती हूँ और फिर मैं आपको आंसर करूँगी। वी विल टॉक अबाउट हर। हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं मुस्कान पर। आप इस सवाल का जवाब दे दें प्लीज। आपने इससे पहले वाले सेगमेंट में इमरान खान साहब की स्पीच दिखाई और बिल्कुल बिलावल की भी दिखाई, और इमरान खान साहब फिर फैसलाबाद में खड़े होके अपने इखलाकियात का दर्स दे रहे हैं। तो मैं उनको याद कराती चलूँ कि अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जिसमें 124 से 140 पे पहुंच गया और इमरान खान को एक आलमी करप्शन किंग जो है वो साबित कर दिया। इसके बाद वो खड़े होते हैं, बात करते हैं चोरों की। मुझे तो समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब अगर अपनी हुकूमत के 2.5-3.5 साल देख लें, रिंग रोड स्कैंडल, कोरोना फंड का स्कैंडल, आटा चोरी, चीनी चोरी, अद्वियात चोरी, इनको सबसे पहले तो हाई मॉरल ग्राउंड की बात करते हुए अपने जो सारे चोर इन्होंने अपनी काबीना में बिठाए हुए हैं, और ये जैसी अखलाकियात की बात करते हैं, ये तो पंजाब के सबसे बड़े डाकू किसको कहते थे, ये सबसे बड़े कातिल किसको कहते थे। मैं तो यही कह रही हूँ, इमरान खान साहब किस मॉरल ग्राउंड पे खड़े होके एहतसाब की बात करते हैं। फॉरेन फंडिंग स्कैंडल में, अभी फॉरेन फंडिंग की रिपोर्ट में इनके अपने अकाउंट्स जो हैं वो आ गए, जिसपे इन्होंने खुद ही भारत से और इजराइल से अकाउंट्स लिए। तो अच्छा ये नहीं लगता कि आप आए और आके हाई मॉरल ग्राउंड पे एक लेक्चर देना शुरू कर दें। वो तो कहते थे अदारे मेरे नीचे होंगे तो मैं सब कुछ कर दूंगा। तो मैं तो ये सिर्फ बताना चाहती हूँ, आज के केस में ही शहबाज शरीफ साहब फिर से नेशनल क्राइम एजेंसी ने कह दिया कि शहबाज शरीफ साहब के पास जितने भी उनके ऊपर केसेस थे वो सारे गलत थे, और फिर उनको जो है वो विंडिकेट कर दिया। तो मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे कि इमरान किधर लिखा है ये एग्जैक्टली नेशनल क्राइम एजेंसी ने, ये किधर लिखा है? देखिए, नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि ये जो
ARU ने जितना भी कहा था कि शहबाज शरीफ, पहले तो बात है ये कहते थे कि हमने शहबाज शरीफ के अगेंस्ट कहा ही नहीं। ARU ने कहा ना, शहजाद अकबर ने कहा कि उन्होंने कहा कि स्पेशली दिस केस वाज डायरेक्टेड। आपने कहा कि उनको बिल्कुल उनके हवाले से there was nothing that was part of money laundering. स्टेप बाय स्टेप प्रोब पूरी वो आप रिपोर्ट पढ़े ना, स्टेप बाय मैंने पढ़ी है, उसमें उन्होंने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग कहीं भी साबित नहीं हुई और उन्होंने क्लीन चिट दी है शहबाज शरीफ साहब को। ये आप रिपोर्ट तसल्ली से पढ़ेंगे, उसमें लिखा होगा और इनके ऊपर ये बताया है कि इन लोगों ने जानबूझ के उनपे झूठा जो है वो केस किया है। अगर NCA ने ये कह दिया है, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, तो यहाँ FIA में तो पहले ही हमारे जो DG बशीर मेमन साहब थे उन्होंने कहा था कि झूठा केस। लेकिन मैं एक पॉइंट जो अभी रेज करना चाहती हूँ जिस पे मैं एंड कर रही थी बात, कि इमरान खान साहब रियासत मदीना की बातें करते हैं। इमरान खान साहब को चाहिए कि एक दिन भेस बदल के ना जरा अवाम में जाके देखें, अवाम से पूछें कि ये किस अवाम, इनको क्या महंगाई, इन्फ्लेशन, लोगों के पास दो वक्त की रोटी नहीं। ये अच्छी शहबाज गिल साहब जो है वो गए फैसलाबाद में, लोगों ने शेर के नारे लगाए। फैसल वाडा साहब का झूठ कैसे, ये जैसे सादिक और अमीन जो ये शो करती हैं, सब चीजों ने शो कर दिया कि ये कितने झूठे हैं, ये लोग कितने करप्ट हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, ये आते हैं आके फिर से अपना वो इत्तेसाब का चूरन बेचना शुरू कर देते हैं। परवेज खट्टर ने सही इनको कहा कि अगली दफा आवाम में आप जाएंगे तो आवाम में किस चीज का आप नारा लगाएंगे। शहबाज के केस का जिक्र किया है ना, लेट मी रीड दिस आउट। बरतानिया में सलमान शिकास के अकाउंट्स बहाल करने के केस का जिक्र किया जनरल साहब। उसमें हुआ यह था कि बरतानवी अदालत ने सलमान शहबाज के केस से मुताबिक दस्तावेजात पब्लिक ना करने की दरख्वास्त जो कि ज़ाहिर है शरीफ फैमिली की तरफ से गई थी उसको मुस्तरद किया और नेशनल क्राइम एजेंसी को हुक्म दिया कि अब ये पब्लिक कर दी जाए दस्तावेजात जो पब्लिक हुई हैं, जो स्टोरी आई है जिसका हिना जिक्र कर रही हैं। उनके मुताबिक बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी की जारी करदा जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सलमान शहबाज 2018 में मुस्तकिल तौर पर बरतानिया मुंतकिल हो गए थे। उन्होंने मुस्तकिल मुंतकली की वजह पाकिस्तान में अपने खिलाफ मुकदमात बताए। फिर 16 अगस्त 2019 को सलमान शहबाज को TR1 वीज़ा और रेजिडेंट परमिट दिया गया। फिर मुस्तकिल रिहाइश के लिए 2 लाख पाउंड की सरमायाकारी दिखाई जिस पर वीज़ा आया। फिर सलमान शहबाज ने एक ट्रेनिंग कंपनी बनाने का प्रपोजल लंदन में पेश किया। ये एक प्रोसीजर है वहाँ पे लेने का नेशनैलिटी। सलमान शहबाज को कारोबारी सरगर्मियों में बरतानवी शहरी जुल्फ़िकार अहमद की मदद लेनी पड़ी। अगेन दिस इज़ प्रोसीजरल। सलमान शहबाज को रोज़मर्रा के खर्च के पैसे भी जुल्फ़िकार अहमद देते थे अकॉर्डिंग टू दीज डॉक्यूमेंट्स। देन जुल्फ़िकार अहमद नामी शख्स सलमान शहबाज के डेयरी बिजनेस में भी सरमायाकारी करते रहे। शहबाज शरीफ ने लंदन में अपना फ्लैट बेचकर पैसा बतौर कर्ज सलमान शहबाज को दिया। अब इस डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि जो पूछ रही थी नेशनल क्राइम एजेंसी उस हवाले से PMLN ये कह रही है, अभी आपने हिना को भी सुना जो वो कह रही हैं, और फैसला भी आया कि उन्हें कोई उसमें ऐसी बात नहीं नजर आ सकी। जी जनरल साहब, ये बात दुरुस्त है, वहाँ का जो कुछ भी इन्होंने पेश किया और जो क्वेश्चन था उसके जवाब में, लेकिन यहाँ किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ जरदारी साहब का भी और इनका भी मसला जो है वो है इनके फेक अकाउंट्स का, जिसमें कि कोई अभी तक किसी किस्म की कोई भी सफाई ऐसी पेश नहीं की जा सकी, ऐसी चीज नहीं बताई गई कि वो लोगों के अकाउंट्स में जो कुछ चपड़ा सी है, को कुछ है, उनके अकाउंट्स में ये बिलियंस कैसे चले जाते थे और वो फिर इनके अकाउंट्स में वापस क्यों ट्रांसफर होते थे, वो चीजें सारी यहाँ रिकॉर्ड पे मौजूद हैं और उनका जवाब कहीं नहीं। ये और भी जरा सोचने की बात है। आप देखिए तहकीकात कितनी मुश्किल होती है यहाँ पे पाकिस्तान में करना। यहाँ पे जब ये जरदारी साहब का इनका दौर था, मियाँ साहब का, तो मोटरवे का रिकॉर्ड जल गया, कर्ज उतारो स्कीम का रिकॉर्ड जल गया, LDA का रिकॉर्ड जल गया, मेट्रो बस वाला रिकॉर्ड जल गया, सस्ती रोटी स्कीम का रिकॉर्ड भी जल गया, नीलम जेलम नंदीपुर वगैरह प्रोजेक्ट्स इनके भी रिकॉर्ड जल गए। आज कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि आग नहीं लगती यहाँ पे, कम से कम वो रिकॉर्ड्स को आग लगने का नहीं। अगर कल इन्होंने की है करप्शन तो बिल्कुल बड़ा आसान होगा, कल को रिकॉर्ड मौजूद है, इनको पकड़े, इनके भी सारा उसी तरह एहतसाब करें। यहाँ पे जो सूरत हाल आज मुल्क में मौजूद है, अगर पिछले दौर हुकूमत को हम देखें तो वो इतना मशकूक है दौर हुकूमत, और उसमें इतना ज्यादा हुआ है कि उसको दिफा करना, उसको डिफेंड करना हकीकतन पॉसिबल लगता नहीं है।
So are you saying कि अभी बेहतर नहीं, हालात हैं? देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बेहतर हालात है। देखें अभी आप यही हम बात आप कर रहे थे फैसल बामुडा वाले केस की, बेहतर तो नहीं है वो, इनकी भी ईमानदारी को चैलेंज करते हैं। अब जब आपको पता था कि फैसल बामुडा ने झूठ बोला और वो नेशनल असेंबली में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल साहब मुझे फौरन ब्रेक पे जाने को कह रहे हैं, माजरत कि मैं आपकी बात में मुखल हो रही हूँ, एक ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा, बहुत सारे खूबसूरत शेरों में से एक, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। ये शेर कर्नाटक की बाहिजाब मुस्कान को अल्लाह अकबर के नारे लगाते देख कर याद आया। कर्नाटक की बाहिजाब मुस्कान पर चंद दिन पहले कॉलेज में दाखिल होते वक्त दर्जनों इंतहा पसंद हिंदुओं ने यलगार की। हिंदू इंतहा पसंद मुस्कान को हिजाब में देखकर आपे से बाहर हो रहे थे। नहत्ती मोमिन लड़की को उन्होंने बाकायदा डराने की कोशिश की, मगर वो डरी नहीं। मुस्कान ने ना सिर्फ अल्लाह अकबर के नारों से इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया, बल्कि डटी रही, खड़ी रही। मुस्कान इस वाक़े के बाद भारत समेत पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा की आन बान और शान बन चुकी हैं। मुस्कान के नाम से ट्रेंड पाकिस्तान में भी टॉप पर है। वी आर ऑल मुस्कान, फुल मून, दीगर ट्रेंड्स बने हुए हैं और पूरी दुनिया इनके हौसले और अज़म की दाद दे रही है। मुस्कान ने भारतीय मीडिया से गुफ्तगू भी की, जरा देखिए। मुझे हिंदुत्व के रूप में भारत में जो इंतहा पसंदी रूज पर पहुंच चुकी है, हम बार बार इसका जिक्र करते रहे हैं। अदाकार शाहरुख खान ने भी जिस वक्त लता मंगेशकर की डेड बॉडी के पास जाकर पढ़कर फूंका तो लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया कि थूका है। इंतहा पसंदों को कुछ और ही लगा। शाहरुख खान ने तो लता मंगेशकर को खराज अकीदत पेश किया, लेकिन भारतीय इंतहा पसंदों ने उनको भी तासुब की निगाह से देखा। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि भारत में जो एक सेकुलर भारत और ऑल इंक्लूसिव भारत का एक नारा था, वो ना सिर्फ एक्सपोज हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए जो जगह है वो तंग होती हुई नजर आ रही है। जनरल साहब, इस हवाले से हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी देख सकते हैं, लेकिन जो मुस्कान के विजुअल्स हैं उनको देखकर आपको क्या लगा? जिस तरह हिंदुत्व फैल गई और जहाँ पे अदालतें जो हैं वो मुसलमान के हक में फैसला देने से कतराती हैं, हिंदू के हक में फैसला होता है, बावजूद इसके गौ रक्षा के मामले में कत्ल गारत हुई मुसलमानों की, वहां पे पुलिस भी मिली हुई है, हिंदू के सब जो हालात हैं इतने बुरे हैं वहां पे, और इस्लाम फोबिया छाया हुआ है। इन हालात में एक बच्ची का यूं खड़े होके इतने बड़े मजमे के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाना, मैं तो सलाम करता हूँ उस माँ को जिसने इसकी तरबियत की, जो कि आज सबके लिए एक मशअल राह बनी हुई है, खुद भारत के मुसलमानों के लिए, जहाँ मुनाफिक मौलवी बैठे हुए हैं इनके देवबंद के मदरसे में, जहाँ इमाम बुखारी और वो वो जामिया मस्जिद के उनको ख्याल नहीं आया कि वो इनके लिए कोई हमायत करें, कोई बात करते। इस्लाम फोबिया फैलता जा रहा और उन्होंने एक दफा किसी ने एहतजाज नहीं किया। असेंबलियों में बैठे हुए उनके, लोकसभा में लोग मौजूद हैं, लेकिन ये अकेली लड़की ने बांध के रख दिया उस इस्लाम फोबिया के सर। जनरल साहब, अगेन बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है, हिना आप इससे बात करना चाहेंगी थी, ओवर टू यू। सलाम पेश करना चाहती हूँ मुस्कान को, और मैं कहूँगी कि उन्होंने हमें टीपू सुल्तान की दोबारा याद ताज़ा करा दी, और वो टीपू सुल्तान की जैसे जानशीन नहीं होती जिसने अपने हिजाब का और अपने ईमान की ऐसे हिफाजत की कि उसने एग्ज़ाम्पल सेट कर दी पूरी दुनिया में अपनी हिम्मत की, और जिस तरह वो खड़ी हुई तो वी सल्यूट हर। एंड मुझे यही लगता है कि अगर एक लड़की भी अपने हक के लिए खड़ी हो जाए तो हम पूरी दुनिया के ऐसे लोग जो हैं वो साथ होते हैं। और बिल्कुल उसने ये शो कर दिया कि इंडिया एक तरफ से शो करता है कि मैं सेक्युलर स्टेट हूँ, लेकिन दूसरी तरफ से वो एक बच्ची जिसको राइट ऑफ एजुकेशन है और उसका हक है, उसकी एक राइट है कि वो हिजाब पहने, तो कैसे उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो सेफ गार्ड करने खड़ी होगी। मैं माजरत है ना, ओवर टू यू मुसरत साहिबा। देखें फरीहा, ये हमें मुस्कान ने एक ऐसा रास्ता दिखाया, एक ऐसी होप दिखाई है तमाम माइनॉरिटीज को जो इंडिया के अंदर पिस रहे हैं, कि एक निहत्ती लड़की, एक स्टूडेंट ने जब जिस तरह से और जत्था कितना बड़ा था, और ये
चीख चीख के जो मुस्कान का अल्लाह अकबर का नारा लगाना इंडिया के मुंह के ऊपर तमाचा है और इंतहा पसंद और हिंदुत्व के जो एक कॉन्सेप्ट है, और मेरा ख्याल है कि ये इंडिया को तबाह करने के लिए ये सोच काफी है। Right. और जिस तरह से ये परवाह चढ़ रही है और जिस तरह से करोड़ों की तादाद में माइनॉरिटीज को उनके बेसिक राइट्स एक्सरसाइज करने से रोका जा रहा है, तो ये इंडिया को पाश पाश कर